Hello बच्चों, let's read this question. The question says option first, if both assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion. Option second, if both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. Option third, if assertion is true but reason is false. Option fourth, if assertion is false but reason is true. Assertion: many endothermic reactions that are non-spontaneous at room temperature become spontaneous at high temperatures. Reason: delta H naught of the endothermic reactions increases with an increase in temperature. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोल रखा है कि जो एक असर्शन है और एक रीजन स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। असर्शन स्टेटमेंट में हमें दे रखा है कि जो कई सारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर नॉन स्पॉन्टेनियस है, उनको टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो क्या हो जाती है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है। रीजन इसका क्या दे रखा है कि जो डेल्टा एच नोट होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए वो टेम्परेचर में इंक्रीज के साथ इंक्रीज होता है। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ हमारा की कंसेप्ट रहेगा गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ये हमारा क्या है, की कंसेप्ट है। और इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। ये जो रिएक्शन रहती है ये हमारे पास रहती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी यहाँ पे क्या है, गिव्स एनर्जी चेंज है, डेल्टा एच इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, टी इज द टेम्परेचर एंड डेल्टा एस इज द एंट्रोपी चेंज। अब यदि मेरे पास क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, यानी कि लेस देन जीरो होगी। और नॉन स्पॉन्टेनियस यदि रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है। और वही रिएक्शन यदि इक्विलिब्रियम के अंदर है, इक्विलिब्रियम में है तो डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे क्या रहती है, जीरो रहती है। तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट होगा। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हमें असर्शन स्टेटमेंट के आंसर से पहले बात करते हैं जिसके अंदर बोल रखा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जिसके लिए डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन बेसिकली वो रिएक्शन होती हैं जिनके लिए प्रोडक्ट की एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है रिएक्टेंट्स की एनर्जी से। सम ऑफ प्रोडक्ट एनर्जी इज ग्रेटर देन, यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कि सम ऑफ प्रोडक्ट एनर्जी या हीट ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सम ऑफ हीट ऑफ रिएक्टेंट्स, तो हमारे पास ये क्या आएगा, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो, ये हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये स्पॉन्टेनियस चाहिए हमें तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब यदि ये चाहिए तो तो हमारे पास डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो होनी चाहिए। सो डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो लेस देन टी डेल्टा एस रहेगी। सो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, टी डेल्टा एस। अब यदि दोनों वैल्यू, डेल्टा एच की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव है तो टी डेल्टा एस की वैल्यू ज़्यादा होने के लिए मेरे को क्या चाहिए, टेम्परेचर। यदि मैं क्या करूँगा, टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो टी डेल्टा एस है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच से बड़ा रहेगा। रूम टेम्परेचर पे जो क्या कि टेम्परेचर कम है तो वहाँ पे ये वैल्यू टी डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो डेल्टा एच से कम हो सकती है। अब यदि मेरे को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चाहिए तो मेरे को टी डेल्टा एस की वैल्यू बढ़ानी है तो मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा। सो हमारा असर्शन स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वो क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी यदि वो पहले स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो असर्शन स्टेटमेंट तुम्हारा करेक्ट है। रीजन स्टेटमेंट हमें क्या दे रखा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नोट की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है। अब डेल्टा एच नोट की वैल्यू इंक्रीज होती है या नहीं होती ये देखते हैं। डेल्टा एच नोट क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, चेंज ऑफ रिएक्शन ये रहता है हमारे पास। अब स्टैंडर्ड इसको क्यों बोलते हैं,
क्योंकि एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर डिफाइन किया जाता है इसको, डिफाइंड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर इसको क्या किया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा। अब किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जनरली ये टेम्परेचर हमारे पास जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 298 केल्विन होता है जनरली, हम बात करें जनरली ये होता है। अब यदि मैं इस टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूँ, टेम्परेचर को इंक्रीज करके मैं कितने पे ले गया, 400 केल्विन के ऊपर ले गया, तो क्या स्टैंडर्ड जो वैल्यू हमने डिफाइन की थी वो चेंज होनी चाहिए? तो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या थी, वो चेंज नहीं होगी। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगी, फिक्स रहेगी। स्टैंडर्ड वैल्यू कहाँ देखी थी हमने, 298 केल्विन पे। यदि स्टैंडर्ड वैल्यू पर्टिकुलरली 400 केल्विन के ऊपर भी चेंज हो गई तो वो स्टैंडर्ड नहीं रहेगी। स्टैंडर्ड का मीनिंग है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर डिफाइंड है वो, तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो उस क्या शो करेगी, नो चेंज शो करेगी। सो इंक्रीज होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो स्टैंडर्ड होने की वजह से या स्टैंडर्ड के जनरल मीनिंग से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो है वो चेंज या वो इंक्रीज नहीं होती है। सो हमारा जो रीजन स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। रीजन स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। असर्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो थर्ड ऑप्शन है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सो ऑप्शन थर्ड इज द फाइनल आंसर। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.